Hello, good morning to all of you. How are you all? Welcome to my YouTube channel Legal Lane of Visal. First of all, I want to thank you all of you for giving such positive response in just one day. आप लोगों ने एक दिन में इतना ज़्यादा वीडियो को लाइक किया, पसंद किया, आई एम हैप्पी। तो जैसा कि आपको पता है कि LLB फर्स्ट सेमेस्टर, BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर एंड BA-LLB थर्ड सेमेस्टर एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट in coming 15 days and scheme will come near about 3 to 4 days. तो मैं अगर आप लोग इस तरीके से वीडियो को शेयर करते रहेंगे, व्यू देते रहेंगे, तो मैं और वीडियोस के लेके भी लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा सारे प्रीवियस ईयर पेपर में एग्ज़ाम से पहले सॉल्व कर दूँ और जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट्स हैं उनको मैं शॉर्ट वीडियो या स्मॉल वीडियोस के फॉर्म में लाकर आप लोगों के पास लाया दूँ। अब आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहली तो कि पेपर को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो उसको अच्छे से सॉल्व कर देखिए, एक बार दो तीन बार वीडियो को देखिए कैसे मैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है आपके LLB फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट, अभी स्टार्टिंग है उसके लिए लॉ पढ़ना, तो उसको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरी अभी यही अप्रोच है कि LLB फर्स्ट सेमेस्टर के तरीके आप पेपर को देखिए तो कैसे पेपर को सॉल्व किया था, कैसे किसी क्वेश्चन को देखा जाएगा, हर तरीके से। तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वीडियो चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स पे, ताकि उनको भी पता चल जाए एक ऐसा कोई चैनल है उसमें ऐसा हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग है, आप लोगों को थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है लीगल लेन ऑफ विशाल, उसको मैं आप लोग ज्वाइन हो जाए ताकि मैं हर चीज़ की अपडेट उसमें देता रहूँ। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले विशाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, लॉ डिपार्टमेंट, SSD कॉलेज। हम लोगों के पास एक वीडियो लाया हूँ, आप लोग इसका कॉन्टेक्ट का सेकंड पार्ट देखिए, 51 से 100 तक आप सॉल्व करेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, ओके स्टार्ट। देखिए, इन विच सेक्शन जनरल रूल्स आर डिफाइंड। अब देखिए यहाँ ये एक तरह से अप्रोच है कि किस यहाँ पर SRA भी कि यहाँ पे ना ये भी नहीं लिखा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा है। तो अब हम लोग को उसमें दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी, हाँ, या हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या तो SRA हो। लेकिन देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 11, 12, 13, 14 में ऐसा कुछ है ही नहीं। 11 में पार्टीज कंपिटेंट है, 12 में साउंड माइंड है, 13 में कंसेंट है, 14 पे फ्री कंसेंट है। तो उस हिसाब से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। ठीक, अब हम लोग SRA पे चलते हैं। चलें, देखिए SRA, देखिए वहां बात कर रहा था 11 है केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद ट्रस्ट, ये भी नहीं है। यहाँ को जनरल रूल एक तरह से ये इन्होंने इंटरप्रिटेशन बनाया, ये एक नया क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं जल्दी एग्जाम में। 12 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इन्होंने यहाँ पर जो एक था 12 क्लॉज 1, हम लोग इसको देख सकते हैं 12 क्लॉज 1 को, आइए 12 क्लॉज 1 को देखते हैं। 12 clause 1 में you except as otherwise hereinafter provided in the section, the court shall not direct specific performance of part of a contract। ये एक तरह से जनरल रूल है कि कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्ट का अलाउ नहीं करेगा, लेकिन एक्सेप्शन में कर सकता है। एक्सेप्शन क्या है? 2, 3, 4। इस बेसिस से मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ लगा बता दीजिए, वैसे तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए कि यहाँ पर जनरल रूल के बाद में जनरल रूल, तो कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ अकाउंट, जनरल रूल है। एक्सेप्शन में रहेंगे 2, 3 एंड 4। इस हिसाब से आंसर यही होना चाहिए। अगला देखिए क्या था, 13 और 13 और 14। 13 देखते हैं, 13 क्या है? राइट ऑफ परचेसर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विद न्यू टाइटल और इनपरफेक्ट टाइटल, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। 14
कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिक, ये बता रहा कि कौन कौन से नहीं है, ये भी जनरल रूल नहीं है। तो मेरे हिसाब से आंसर इसका होना चाहिए 12 क्लॉज फर्स्ट। ठीक है, 15 का बी। मतलब क्वेश्चन अच्छे से बनाए गए हैं इसमें सीएसजीएम में, कि आप लोग अच्छे से हर चीज समझ सकें, कैसे करना है क्या समझ सकें। ठीक है, इन विच सेक्शन रिकवरी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी डील डिस्कस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एसआरए पे जाएंगे, सिंपल। देखिए एसआरए पे अगर आपने स्टार्ट पढ़ा होगा पहले से तो आपको आसान। देखिए अगर आप लोगों ने पहले से अगर पढ़ा है तो आप लोग मेरे एक्सप्लेनेशन का वेट ना करिएगा, आप लोग अपने आप ट्राई करिएगा, अपना दिमाग चलाइएगा। और अगर आपका पेपर नहीं है, कोई अदर सेमेस्टर का स्टूडेंट है, वो भी इसको लगाए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसको पता चले और उसका रिवीजन हो जाएगा। देखिए रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 5 पे है, सूट बाय पर्सन डिस्पोजिशन ऑफ इमूवेबल 6 में है, 7 पे मूवेबल। देखिए यहाँ पे जो 5 और 6 हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डील कर रहा है, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि 5 और 6 इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, 7 और 8 हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। मूवेबल प्रॉपर्टी याद रख लीजिएगा। तो 5 और 6 में रिकवरी इमूवेबल, इमूवेबल कौन होते हैं, हमारे घर, हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल कोई भी चीज, पेन पेंसिल, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखिए सेक्शन नंबर बताया था अभी आपको, बी इन विच सेक्शन रिकवरी स्पेसिफिक डिस्कस, सेक्शन 5 पे। ठीक, देखिए पोजीशन वॉलेंटरीली ट्रांसफर्ड नॉट कवर्ड अंडर विच सेक्शन। देखिए प्रॉपर्टी, ये नेगेटिव है। देखिए नॉट वाले क्वेश्चन को स्पेशल तरीके से पढ़िएगा। नॉट वाले क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में मैं एलएलबी में लॉ पढ़ रहा था, तो नॉट क्वेश्चन बहुत ही परेशान करते हैं हम लोगों को। ये कैसे सॉल्व करना, क्या अप्रोच होनी चाहिए। नॉट का मतलब आप बहुत हिसाब से पढ़िएगा, नहीं तो आपको पेपर क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। यहां कह रहा पोजीशन वॉलेंटरली नॉट ट्रांसफर्ड, मतलब पोजीशन को जबरदस्ती ट्रांसफर किया गया है। कब्जा स्वेच्छा से हस्तांतरित किया गया, जो किस धारा में कवर नहीं है। नहीं पे आप अप्रोच पे ध्यान रखिएगा, नहीं है तो पोजीशन किसी जबरदस्ती ट्रांसफर कराया गया है। आइए एसआरए पे मुझे देखिए पढ़िए, इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड without his consent of immovable property otherwise in the course of law। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत ही प्यारा सा क्लास में देता रहता हूं कि कोई पर्सन वहां पे रह रहा है, कोई अपने घर में रह रहा है, एक तरह से किराएदार रह रहा है रेंटेड प्रॉपर्टी में। तो वहां पे ऑनर आया और ऑनर ने जबरदस्ती उसे उठा के फेंक दिया। तो अब वो कोर्ट में जाएगा और एक एप्लीकेशन फाइल करे, केस फाइल करेगा, मुझे अदरवाइज ड्यू कोर्स ऑफ लॉ हटाया गया है। तो वहां पे कोर्ट ये नहीं देखेगा क्या उसका अधिकार है या नहीं है, बस कोर्ट उसको पर से वापस पहुंचा देगा। यहां पे देखिए लिखा है, इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, he or any person through whom he is in possession or any person claiming through may by suit recover the possession thereof, notwithstanding that any other title that may have in such suit। यहां पे कुछ नहीं देखेगा, टाइटल नहीं देखेगा, बस आपने उसको जबरदस्ती हटाया, कोर्ट वहां पे उसको वापस उसके घर में पहुंचा देगा। बस ये है सेक्शन 6, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 53 का ए हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब रिकवरी ऑफ, मैंने ऐसे बताया था 5 और 6 इस मूवेबल प्रॉपर्टी से इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं, 7 और 8 मूवेबल प्रॉपर्टी से। तो इसका आंसर 54 का आंसर हो जाएगा 7। ठीक, अब देखिए सेक्शन 10 आया। सेक्शन 10 डिफाइन केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन फोर्स या सामान्य नियम। इसका आंसर क्या होगा, हम चलते हैं सेक्शन 10 पे। चलते हैं सेक्शन 10, ठीक है, जल्दी जल्दी। देखिए
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो है ही, ठीक। अब यहां बात आ रही जनरल रूल के बारे में। अब एक तरह से देखा जाए तो इसका भी आंसर जनरल रूल हो सकता है, क्योंकि जनरल रूल है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। तो ये जनरल रूल ही है, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। लेकिन अभी मैंने आपको ये भी बताया था एक जगह कि जनरल रूल का आंसर ये भी हो सकता है, except as otherwise provided the court shall not direct specific performance of a part of a contract, मैंने ये भी बताया था। तो मेरे हिसाब से यहां पर थोड़ा इसका आंसर दोनों हो सकते हैं। ज्यादातर तो अगर हम लोग इसके लिटरल मीनिंग में जाएंगे, ये क्या कहें, एक तरह से पहली टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पहली नहीं, पहली पहली का सर आंसर उसी के पास क्वेश्चन बनाया उस टाइप से थोड़ा है। तो इस हिसाब से इसका आंसर सेक्शन 55 का ए होना चाहिए। लेकिन एक तरह से देखा जाए बी भी जनरल रूल दे रहा है, बी भी जनरल रूल दे रहा है, तो वो भी आंसर हो सकता है। बी भी जनरल रूल दे रहा है, तो इसका आंसर दोनों हो सकते हैं। इसका आंसर दोनों हो सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर ठीक है। वैसे तो आप अभी इसका आप सी कर सकते हैं आंसर इसका, ठीक है। थोड़ा मैं इसको देखूंगा, ठीक है। वैसे जहां तक इसका आंसर ए होना चाहिए, अगर हम तो लिटरल मीनिंग पे जाए तो ए है, लेकिन अगर जनरल रूल भी एक तरह से दे रहा है वो, उस बेसिस पे इसका आंसर सी हो सकता है। इसमें आप ए और सी में हल्का सा देखिएगा, और मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। अब तो उसको मैं देख के, ठीक है। तो मुझे मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, और अगर लिटरल मीनिंग में जाए तो ए होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्जिन नोट यही कह रहा है, लेकिन जनरल रूल भी है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपोज करा सकते हैं, ठीक है। एक बार देखता हूं मैं इस पर। अब देखिए 56, कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। देखिए लिखा 16 पे दिए होंगे कौन से कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कर, 16 14 में भी दिए होंगे। देखिए देखिए 56 का आंसर सी हो गया। देखिए इस पे कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड 14, क्लियर। सेक्शन 18 डिफाइन, बताइए सेक्शन 18 सेक्शन 18 चले, चलिए आइए सेक्शन 18 जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा। देखिए आपको टाइम लगे तो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड भी करके देख सकते हैं, लेकिन मुझे तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से कुछ लोग स्टूडेंट नए भी हो सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में रखते हुए। देखिए नॉन स्पोर्ट्स वो जनरली इन्फोर्समेंट नहीं होगा एक्सेप्ट वेरिएशन, अगर वेरिएशन कर लेंगे तो बात अलग है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विद वेरिएशन 57 का ए, क्लियर। आगे बढ़े, ठीक, फाइन। देखिए कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज डिफाइंड, ये हमारे 11 क्लॉज 2 में डिफाइन है, दिखाता हूं आपको। देखिए 11 क्लॉज 2, a contract made by trustee is excess of his power in breach of trust cannot be specifically enforced, 11 क्लॉज 2, आंसर होगा 52 का ए, ठीक। डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन अंडर किस सेक्शन में दिया गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन, सेक्शन 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया है 2D, whenever a desire of promisor, promissory or any other person, यहां पे 2D कंसीडरेशन हो जाएगा। 59 का सी, क्लियर। अब देखिए अगला 17 क्लॉज 1,
किसके बारे में आपको पता है? 17 क्लॉज 1 किसकी किसके डिफाइन करता है, बताइए। फ्रॉड के बारे में 17 क्लॉज बात करता है। अब देखिए इस क्लॉज की बात आई है तो पहले क्या होगा, देखिएगा। दिखा रहे हैं आपको। देखिए मैं चाहूं तो अभी इसको पेपर को 10 मिनट में सॉल्व कर दूं, लेकिन मुझे ये चाहता है कि आप लोग पेपर को समझिए, आप लोग जानिए क्या है, कैसे करना है। 17 क्लॉज 1, सजेशन एज टू अ फैक्ट of which is not true by one who does not believe as to be true। 15 clause 1 का आंसर हो गया suggestion of a fact which is not true, जो ट्रू नहीं है और उसको पता है नहीं ट्रू, तब भी वो उसको सजेस्ट कर रहा है, तो वहां पर वो हो जाएगा फ्रॉड। तो 60 का आंसर हो जाएगा ए, फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन, मैंने आपको बताया डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, आप फ्रस्ट्रेट हो गया, आप इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन सेक्शन 56 में दिया गया है, तो यूज किया गया है, एक मैक्सिम है। तो अगर पार्टी की डेथ हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, तब तो एप्लीकेबल होगा ही। नोवेशन में क्या होता है, जब कोई दो पार्टी जो आपस की पार्टी से वो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेती हैं, तब पुराने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कराना, वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट होगा। एग्रीमेंट में कोई डॉक्ट्रिन ऑफ इज नॉट एप्लीकेबल इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट पे नहीं लगता है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, एंड हो गया, यहां तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, तो इसका आंसर होना चाहिए एग्रीमेंट। देखिए देखा, नॉट, नॉट क्वेश्चन को बहुत हिसाब, जब भी क्वेश्चन में नॉट दिख जाए तो बिल्कुल अटेंटिव हो जाइएगा सॉल्व करने के लिए। 61 का बी, एग्रीमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए 62। 62 का मतलब व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल द पर्पस विच द पार्टीज हैव इन अ माइंड इज फ्रस्ट्रेशन। ठीक, तो देखिए इसमें अगर हिंदी के हिसाब से पढ़िए, जब संविदा का पालन, कर्सर आगे, जब संविदा का पालन असंभव हो जाता है, मतलब इम्पॉसिबल, तो पक्षकारों के मन में जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है। देखिए यहां फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, अगर बिना फ्रस्ट्रेशन के पढ़े तो बताते हैं आपको आंसर। व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल द पर्पस विच द पार्टी हैव इन अ माइंड इज फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसका आंसर हो जाएगा। व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल, देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगी, तो फिर द पर्पस विद द पार्टीज हैव इन अ माइंड इन फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, परफॉर्म ही नहीं कर सकते। ठीक, देखिए कभी कभी अगर आपको हल्का सा डाउट हो क्वेश्चन में तो आप हिंदी इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा मिला के, और ये ना सोचिएगा आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको एक ही लैंग्वेज आना चाहिए, आपको दोनों लैंग्वेज, एक लैंग्वेज सबसे मेन होती है और दूसरी लैंग्वेज आपको हमेशा जाने के लिए, समझने के लिए पता होनी चाहिए। केवल एक लैंग्वेज में बायस ना होइएगा, दोनों लैंग्वेज में जब भी आपको डिग्लॉट पढ़ते हैं, उसका ये डिग्लॉट का यही फायदा है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कभी आपको कोई दिक्कत हो जब आप हिंदी में मूव कर जाइए समझने के लिए, तो उससे आपको इजी हो जाएगी, दोनों लैंग्वेज आपको आ जाएंगे अच्छे से। और लॉ को दोनों लैंग्वेज में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, फिर लगा नॉट, नॉट से ध्यान में। ठीक है, तो पहला है कंपिटेंट पार्टी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, लॉफुल कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन जैसा कुछ तो है नहीं। अब देखते हैं हिंदी में क्या लिखा है, विधिपूर्ण प्रतिफल, तो प्रतिफल ये कंसीडरेशन कहना चाहता है, तो यहां पर इसका, यहां अगर ये लॉफुल कंसीडरेशन लिखा होगा तो हम लोग आंसर हो जाएगा सी, रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन, उचित नियम। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि रीजनेबल मतलब लॉफुल, अगर लॉफुल टर्म्स एंड कंडीशन तो होनी चाहिए, रीजनेबल नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन अगर ये लॉफुल कंसंट्रेशन है तब तो हम लोग का आंसर डी हो जाएगा, लेकिन अगर इसको लॉफुल कंसीडरेशन, इसका आंसर सी हो जाएगा।
ठीक, आप इसका पढ़िएगा सेक्शन 11, सेक्शन 10, all agreements of contract if they are made free consent, lawful object, lawful consideration, competent party not hereby declared to be void। दिया कल मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन 10, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन सेक्शन 10 देगा आपको एग्जाम में। अगला भी देखिए उसी पर है 64। 2 से 3 तो मैं लग रहा कम बता रहा हूं, 5 क्वेश्चन आ जाएंगे उस पर। एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट इफ, बताइए एग्री, बहुत ये बताइए, ये बताइए, अच्छा ये बताइए, अच्छा आप लोग सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए अपना। बताइए, एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज अ फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी इनफोर्सिएबल बाय लॉ, पार्टीज आर कॉम्पिटेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन क्या थी हम लोग पढ़ते हैं, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्रीमेंट लॉ के द्वारा अगर इनफोर्सिएबल होगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्लियर। सेकेंड, पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, ये सब एसेंशियल्स हैं। यहां सीधी सी बात करें, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब हो जाएगा, तो एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। सेक्शन 2H में डिफाइन है कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अगला आते हैं 65 पे। द करेक्ट सीक्वेंस इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन इज ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट। देखिए क्या, पहले आप बताइए क्या होता है, आपको पता है पहले ऑफर होता है, मतलब प्रपोजल होता है। ऑफर किया आपने, क्या तुम मेरा मकान या मेरा हाउस 5000 में खरीदोगे। अपोजिट पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं खरीदूंगा, ये होगा एक्सेप्टेंस। अब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो जो 5000 रुपीज की बात हुई है उसको पे कर दिया। कंसीडरेशन दे दिया। अब जब ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, कंसीडरेशन हो गया, तो अब हो गया ये एग्रीमेंट। ठीक, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, एग्रीमेंट। प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, करार। तो ये ऐसा कहां पे दिया है, देखिए लिखा है ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, एग्रीमेंट, आंसर हो जाएगा। क्लियर। डी। देखिए ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोस टू बी अनसाउंड माइंड, ए सेज नथिंग टू बी अ अनसाउंड माइंड। देखिए इलस्ट्रेशन है ये, कहां का, सेक्शन 17 का, दिखाएं आपको, देखिए देखिए खुला भी सेक्शन 17। ए देखिए, ए sales by auction to be a horse which A knows to be unsound mind. A says nothing to be about the horse is not found. मतलब उसको पता था कि मेरा जो हॉर्स है वो अनसाउंड है, लेकिन उसने बताया नहीं, तो ये फ्रॉड नहीं, क्योंकि आपको एज अ बायर आपको उससे पूछना चाहिए था, आपने नहीं बताया तो वो फ्रॉड नहीं आता है। ठीक है, यहां पर इसकी बात हो रही है। अब सही, ठीक, थोड़ा सा हो सकता है स्क्रीन में दिक्कत आए, बस ठीक।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए? 66 का बी, नो फ्रॉड। When both party under a matter mistake under mistake as to the matter of fact agreement will be, बताइए, जब बोथ पार्टी अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, मैंने बताया था अगर बोथ पार्टी फैक्ट की मिस्टेक करे तो क्या होगा, बताइए, आपको दिखाते चलिए, आइए आपको मैं 20, 21, 22 अच्छे से बता देता हूं, ताकि अभी 2 से 3 क्वेश्चन इस पर आएंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टी अंडर अ मैटर ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दोनों पार्टी अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से एग्रीमेंट कर रहे हैं तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। देखिए आंसर, वेयर बोथ पार्टी अंडर अ मैटर मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट एग्रीमेंट विल बी वॉइड। देखिए पहले जैसे ही क्वेश्चन है उसको पॉज करिए, अपना दिमाग लगाइए कि क्या होगा, फिर मैं उसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं वो देखिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको कैसे पेपर करना है उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक, तो वॉइड हो गया। अब आइए, व्हाट इज द इफेक्ट एज टू द लॉ इज इन्फोर्स इन इंडिया ऑन द एग्रीमेंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मिस्टेक, मिस्टेक एज टू द लॉ, लॉ की मिस्टेक का क्या असर होगा बताइए। अगर कोई पर्सन लॉ की मिस्टेक मान के मुझे ये पहले ऑफेंस कर दे और वो कहे मुझे ये लॉ पता नहीं था, क्या लॉ उसको छोड़ देगा? तो आंसर विल बी लो। जैसे ही लॉ पब्लिश हो गया मान लिया जाता है कि आपको लॉ की जानकारी है। ठीक, तो एग्रीमेंट इसका क्या होगा? नॉट वॉइडेबल। आंसर मैं दिखा देता हूं कैसे नॉट वॉइडेबल। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। नॉट वॉइडेबल का एक मतलब है वैलिड, लेकिन अगर वैलिड नहीं लिखा है तो हम लोग इसको कहेंगे नॉट वॉइडेबल। नॉट वॉइडेबल का वही मतलब है, नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज बाय अ मिस्टेक एज टू लॉ इन फोर्स इन इंडिया, बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट इन फोर्स इन इंडिया हैज द सेम इफेक्ट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक, तो इंडिया के अगर लॉ के आपको बारे में नहीं पता है तो वो आंसर नॉट वॉइडेबल मतलब वैलिड हो जाएगा। ठीक है, देखिए 69, एग्रीमेंट मेड विदाउट फ्री कंसेंट, इसका आंसर क्या होगा आपको ये भी दिखाते हैं। देखिए मेरा बताइए, आप लोग खुद बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए वॉइडेबिलिटी, अगर कंसेंट टू एन एग्रीमेंट फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, यहां पर वॉइडेबल है। और आपको पता है मिस्टेक भी एक एसेंशियल है हमारा, दिखाते हैं आपको। देखिए अब ये यहां देखिए, मिस्टेक मैंने आपको बताया था, अगर मैटर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दोनों पार्टी मैटर ऑफ मिस्टेक में है की वजह से एग्रीमेंट कर रही है तो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। देखिए 20 पे बताया था मैंने आपको। देखिए एग्रीमेंट वॉइड, तो वॉइडेबल भी हो गया, वॉइड हो गया, तो आंसर विल भी दोनों हो जाएंगे आंसर इसके। तो 69 का आंसर इधर वॉइड और वॉइडेबल। क्लियर? Which of the following section of Indian Contract Act 1870 to relate rule or consent? No agreement क्या होगा? भारतीय संविधान अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा नियम से संबंधित है? कोई सहमति नहीं, कोई समझौता नहीं। बताइए, कोई सहमति नहीं, कोई समझौता नहीं, कहां पर दिया गया है? देखिए 20, 21, 22 पे तो मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, कोई धारा नियम संबंधी, कोई सहमति नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई सहमति नहीं। तो कंसेंट की देखिए बात कर रहा है, रिलेट टू रूल और कंसेंट, तो सेक्शन 13 आना चाहिए। ठीक, ठीक है, क्योंकि 20, 21, 22 एक तरह से मिस्टेक के बारे में बात कर रहा है, तो वो तो होना नहीं चाहिए। 13 ही कंसेंट के बारे में बात कर रहा है। अब तो देख लीजिए सेक्शन 13 कंसेंट है, इसलिए आंसर का ही हो जाना चाहिए कंसेंट। ठीक है, रहिए, विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ पार्टी एंड मिस्टेक ऑफ प्रोवाइड द वे बोथ पार्टी टू एन एग्रीमेंट इज वॉइड। अभी मैंने आपको बताया दोनों पार्टी कहां पे वॉइड होती है, मतलब एग्रीमेंट कहां वॉइड होता है, तो 20 पे वॉइड होता है। इसका आंसर 20, क्योंकि 13 जो है वो कंसेंट के बारे में बात करता है, 21 लॉ की मिस्टेक के बारे में बात करता है, 22 बात करता है एक पार्टी मैटर ऑफ मिस्टेक के फैक्ट की वजह से हो।
तो आंसर इसका 20 हो जाएगा। ठीक, देखिए, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म हिम, आपने अभी मैंने आपको सेक्शन पे एक ले गया था, उसमें इसका आंसर दिया है। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट, इसका आंसर क्या होगा पता है आपको? तो प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉड। आपको मैं दिखा तो कैसे। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन, 16 17 में चलता है, लेकिन 17 में लिखा है एक्सप्रेसली, कहता हूं आपको, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट, विदाउट एनी इंटेंशन परफॉर्मिंग इट, तो आंसर हो जाएगा 17। 17 का 72 का आंसर हो जाएगा बी। इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट द टर्म साउंड माइंड इज डिफाइंड, बताइए साउंड माइंड कहां डिफाइन है, याद करिए। 12 पे क्या है, व्हाट आर साउंड माइंड। 10 पे क्या, एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। 11 पे पार्टीज कंपीटेंट। 13 पे कंसेंट। तो 12 पे क्या हो जाएगा, साउंड माइंड। ठीक, क्लियर। देखिए जो बहुत ही इजी है उसको मैं जल्दी भी सॉल्व कर देता हूं, आप लोगों को टाइम भी होना बचना चाहिए आप लोगों का। A and B makes a contract on ground believe that debt is banned by Indian law for limitation. The contract is, ये एक का इलस्ट्रेशन है किसका, 21 का। 21 पे देखिए लिखा है इलस्ट्रेशन, देखिए एग्रीमेंट void where both party under a matter mistake as to the matter of fact, देखिए लिखा है, नहीं यानी 21 में होगा, सॉरी। A makes a contract grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by Indian law for limitation. देखिए लिखा A and B make a contract grounded on the erroneous with a particular debt is barred by Indian law for limitation. The contract is not voidable. तो इसका 20 not voidable हो जाएगा आंसर 74 का C। ठीक, B says to A if you do not deny it, सॉरी वो आवाज थोड़ी सुबह की रिकॉर्डिंग कर रहा था इसलिए थोड़ी आवाजें आ रही हैं, वेरी सॉरी फॉर दिस। मैं नेक्स्ट क्लास से मैं रात में रिकॉर्ड करूंगा ताकि आवाज ना आए ऐसी, सॉरी। B says to A, if you do not deny it, Jet shall assume that that it is sound. यहां सिंपली कह दिया है B says to A, if you do not, अगर तुम इसको डिनाई नहीं करोगे ये मैं मान लूंगा कि ये साउंड है। A says nothing here, A silence is equivalent to, बताइए। देखिए 17 पे चलें, ये भी एक इलस्ट्रेशन है, सिंपल है, लाल इलस्ट्रेशन उठाया गया है। B says to A, if you do not deny, अगर तुम इसे मना नहीं करोगे, it shall assume that horse, मतलब उसे सिंपली कह दिया अगर तुम इस पे शांत रहते हो मैं मान लूंगा हॉर्स सही है, हॉर्स साउंड माइंड का वो शांत रहता है। अब A साइलेंस टू इक्विवेलेंट टू स्पीच, ये एक तरह का फ्रॉड है। ऊपर इसमें लिया भी है कि अगर कोई आप चीजों पर साइलेंट रहते हैं तो वो फ्रॉड माना जाएगा अगर आपकी ड्यूटी टू स्पीक है। देखिए मेयर साइलेंस एज टू अ फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फॉर, केवल किसी फैक्ट पे साइलेंट रहना, जैसे उसमें वो साउंड माइंड नहीं था लेकिन आपने उसको बताया नहीं, उसने पूछा भी नहीं, लेकिन अगर ये क्लियर कर देता है कि आपसे पूछना बताना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तब नहीं होता तो फ्रॉड माना जाएगा।
mere silence as to the fact likely to affect the willingness of a person to enter into contract is not fraud नहीं है, unless the circumstances of case such that regard being had to them, it is the duty of a person keeping the silence, ये person silent है उसकी duty to speak है, और unless his silence in itself is equivalent to speech. ठीक, 17 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा अब. 17 का आंसर 75 का आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंट टू, हेयर ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. हमने इसको खाली जोड़ा है. हेयर देखिए ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच डायरेक्ट उठाया गया है, बस एक तरह फिल इन द ब्लैंक्स हो गया ये उस हिसाब से. देखिए आपको लगेगा फ्रॉड है लेकिन यहाँ इक्विवेलेंट टू स्पीच हमको लिखना है. ठीक है. ये देखिए ये एक जगह का इलस्ट्रेशन है. 76 लाइट लिखा है, इलस्ट्रेशन दिखाते हैं आपको. 26 है मेरे हिसाब से, 25 होनी चाहिए आई थिंक. देखिए ए सपोर्ट बीज इन्फेंशन. अगर देखिए हम लोग ये भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो एक तरह से वो मुझे लगा ये यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है. ए सपोर्ट बी इन्फेंशन. यहाँ अगर हम लोग इसको लिख दें, ए ने क्या किया, बी के इन्फेंशन को सपोर्ट किया. बी प्रोमिसेस टू पे ए. बी ने प्रॉमिस किया कि तुमको पे करेंगे, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर यहां हम लोग इन्फेंट लिख दें, ए सपोर्ट बी इन्फेंट, मतलब एक उसके नाबालिग बच्चे, छोटे बच्चे को सपोर्ट करता है. बी ने प्रॉमिस किया कि तुमको जो एक्सपेंस हुआ है वो मैं दूंगा, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. देखिए ए सपोर्ट बी इन्फेंशन, बी प्रॉमिस टू पे ए एक्सपेंसेस इज सो डूइंग, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. देखिए यहाँ एक तरह से, अगर एक तरह से इसमें मिसप्रिंट ना भी माने तब भी कोई दिक्कत नहीं. ए सपोर्ट बी इन फ्रंट ऑफ हिज सन, का अपने बेटे के सामने बी का समर्थन करता है. आ अपने बेटे के सामने समर्थन करता है और ये कहता है जो भी खर्चा आया वो मैं तुमको दूंगा. तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, संविदा हो गई. ये भी आंसर है इसका. ठीक है, तो आंसर इसका ये कॉन्ट्रैक्ट है. अगर इसको इन्फेंट वहां से जोड़ देंगे तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, अदरवाइज अपने व्यू से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं. 77. Every promise and every set of promise forming the consideration for each other is a, बताइए आपको बहुत ही अच्छा पता है. 2E पे दिया गया ये एग्रीमेंट की डेफिनेशन है. एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट. 78. A make a contact with B to beat his business competitor. This is an example of illegal agreement. कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेंगे कि वो आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर को एक तरह से रोके या फिर आपको नुकसान पहुंचाए. ठीक है, तो इलीगल एग्रीमेंट इसका आंसर हो जाएगा. इलीगल है एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो सकता लॉ में. सॉरी 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 आवाज आ रही है. Is a one-sided contract. Unilateral contract is a one-sided in which only one party has to perform his promise, his obligation. यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें केवल एक पार्टी को अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना है, तो ये क्या हो जाएंगे, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज, सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. तो 80 का आंसर हो जाएगा बी, सिंपल. कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इमर्ज फ्रॉम इन डेबिटस एजम्पिस्ट. तो या कर्ज दे होना, इसका आंसर हो जाएगा 81 का
इंडेबिटेड पेसिमिस्ट। ठीक हो गया। देखिए, अ पर्सन हु फाइंड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ, बताइए कहां पे दिया गया है ये, दिखाएं आपको? चलिए देखिए, तो सोचिए क्या होगा, मैं आपको तो दिखाता हूँ यहाँ पे। जिनको आता है वो थोड़ा अपना दिमाग लगाएं, अदरवाइज मैं बताता हूँ। देखिए, a person who find belonging to another and takes them into his custody subject to same responsibility as बेली। क्लियर? देखिए बेली आंसर है यहाँ पे। कोई पर्सन, मान लीजिए ये उसका एग्जांपल है, मान लीजिए आप किसी जगह पर जा, रोड पे कोई चीज मिल गई, तो आप उसकी बेली की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उसको रखना पड़ेगा, जैसे ही वो मिल जाए वो इंसान उसको आपको वापस करना पड़ेगा। ये सभी कौसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, बेली। ठीक, फाइन। देखिए, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन आर बेस्ड ऑन द थ्योरी प्रोपोनेटेड बाय होम, लॉर्ड मैन्सफील्ड। इन इसका एक बहुत फेमस केस है जिसमें इन्होंने हेल्ड किया था, मॉसेज वर्सेस मैकफर्लेन। मॉसेज वर्सेस मैकफर्लेन, आप लोग उसको रीड करिएगा, उसमें आपको क्लियर मिल जाएगा, उसी से इमर्ज हुआ था। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट में इन्वॉल्व नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन। बताइए क्या होगा? डिस्चार्ज म्यूचुअल मतलब दोनों को एग्रीमेंट करना चाहिए। नोवेशन भी देखिए दोनों में एग्रीमेंट होता है। रिलेशन में भी उस साधन के आपको परफॉर्म नहीं करना है। ऑल्टरेशन में भी दोनों पार्टी मिलकर ही ऑल्टर करती हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहां पे इसका आंसर 84 का डी हो जाना चाहिए। When a contracting party charge, then it is a case of, यहां चेंज होना चाहिए। When a contracting party change, then it is a case of, देखिए दिखाते हैं, मैंने इसमें दिखाता है। ओ शिट, मैंने इसमें बनाया था पीडीएफ आप लोगों के लिए, यहाँ पे यहाँ दिया गया। देखिए, कंपैरिजन नोवेशन और ऑल्टरेशन में, देखिए नोवेशन मतलब क्या होता है, दोनों पार्टी ने एग्री होकर नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो वो नोवेशन हो गया। ऑल्टरेशन मतलब कुछ कंडीशंस केवल चेंज कर दी, ऑल्टरेशन हो गया। ठीक, when the parties give their consent substitute the old contract with a new one, देखिए लिखा है, when a party give their consent substitute old contract with a new one, it is called, जब कोई नए पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट में बदल दें, ये हो जाता है नोवेशन। ठीक, it's called novation. Alteration refers to modify or revise the terms and condition of a contract with the consent of the party concerned, ये ऑल्टरेशन। देखिए पार्टीज में क्या होता है, वो या तो सेम हो सकती हैं या तो डिफरेंट हो सकती हैं, पार्टीज चेंज हो सकती है, लेकिन ऑल्टरेशन में पार्टीज चेंज नहीं होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन देयर मे और मे नॉट चेंज टर्म्स एंड, हो सकता है कंडीशंस में चेंज करे या तो ना करे, केवल पार्टीज को चेंज कर दे, वो भी नोवेशन। चेंजेस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा एक ऑल्टरेशन में क्या होता है, कुछ ना कुछ कंडीशन में चेंज होता है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन में क्या होता है, नया कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस होता है, लेकिन ऑल्टरेशन में सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा नोवेशन। चलते फिर से, तो 85 का आंसर हो जाएगा सी, नोवेशन। ठीक, A lends 500 to B. A letter tells B that he need to not repay the amount contract is discharged from by, इसको हम लोग आंसर, ऐसा क्या हो जाएगा 86 का? आप लोग सेक्शन 63 पढ़िएगा, उसमें इसका आंसर दिया है। इसका आंसर वेवर हो जाएगा। आपने पहले मुझे 500 रुपये देने थे, उसने छोड़ दिया, नहीं देने मुझे पैसे आपसे, तो इसका आंसर वेवर हो जाएगा। ब्रीच तो होता है लेकिन तोड़ने पे होता है, नोवेशन नया परफॉर्म करना, कोई लेटर नहीं, वेवर इसमें आंसर हो जाएगा।
87, when predefined rules are enforced on the people, it is called as एक्ट, CD सेक्शन, लॉ, ऑल द अबव। तो जो प्री डिफाइंड रूल पहले से सब कुछ डिफाइंड है, बस आपको उसको करना है या आपको फॉलो करना है, तो वो हो जाता है लॉ। 87 का सी, लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ डील्स अंडर विच ब्रीच ऑफ लॉ कमर्शियल, व्यवसायिक, रोज के रोज हो रहे हैं, बिजनेस में हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल साइबर भी नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ डील्स विद द लॉ ब्रीच ऑफ लॉ कमर्शियल। A contract when both the party have fulfilled their obligation is called an executed contract. Executed मतलब सभी ने execute कर दिया। Unilateral मतलब एक ही पार्टी की तरफ से। Valid, valid, void मतलब जीरो। तो यहाँ इसका 89 का आंसर होना चाहिए ए, executed contract. An offer made to the world at large, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था इसका आंसर। ऑफर जो है वो वर्ड, पूरे वर्ड को किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल ऑफर। ठीक। पर्सन हु मेक एन ऑफर इज कॉल्ड, जो पर्सन ऑफर करता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं? ऑफरर। ठीक, क्लियर, फाइन, वेरी गुड। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? एग्रीमेंट प्लस ऑफर, एग्रीमेंट प्लस लॉ, नन ऑफ द अबव, एग्रीमेंट प्लस कंसीडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको क्या बताया था? एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट प्लस ऑफर तो नहीं हो जाएगा, एग्रीमेंट प्लस लॉ हो जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इस बेसिस में ये हो जाना चाहिए। एग्रीमेंट देखिए क्या होता है, बताइए 93। Every promise and a set of promise accept every promise and set of promise accepting consideration from each other is an agreement. तो यहाँ acceptance plus consideration, accept किया और consideration मिल गया। पहले देखिए ऑफर होता है, फिर acceptance होता है, फिर consideration होता है, और उसके बाद agreement। तो agreement acceptance plus consideration से मिलके बनेगा। देखिए ऑफर जो होता है वो क्या होता है? कंडीशनल होता है, डेफिनिट होता है, टेम्परेरी होता है, ऑल लेवल। कंडीशनल होगा तो ऑफर होगा ही नहीं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऑफर के एक्सेप्टेंस आने के लिए अनकंडीशनल होना चाहिए। डेफिनिट हो सकता है, ठीक है, टेम्परेरी भी नहीं हो सकता। टेम्परेरी हो गया तो वो बाद में मना करते हैं। तो 94 का आंसर बी हो जाएगा। आया, अब आया ये सेक्शन 95, क्वेश्चन नंबर 95। द कंसीडरेशन कैन बी प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, ऑल द अबव। इसका आंसर क्या होगा बताइए? चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए 2D कंसीडरेशन डिफाइन है। When at a desire of promiser the promissory or any other person has done, मतलब पास्ट में कुछ किया है और abstain या मना किया है फ्रॉम डूइंग, करने से, या करता है, डज और abstain फ्रॉम डूइंग, प्रेजेंट में करता है, और promises to do और abstain फ्रॉम डूइंग। तो इसका ये मतलब है, देखिए abstain ed लगा है, तो ये पास्ट हो गया। डज और abstains ये प्रेजेंट हो गया। प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन, प्रोमिसेस फ्यूचर के लिए होता है। तो इसका ये मतलब है जब कोई प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसरी ने कुछ कर दिया है या करने से मना किया है, कर रहा है या करने से मना कर रहा है, और प्रोमिसेस टू, या तो फ्यूचर में कुछ करेगा या करने से मना करेगा, समथिंग, कोई कुछ चीज, सच एक्ट ऑफ सस्टेंस ऑफ प्रॉमिस और कंसीडरेशन ऑफ अ प्रॉमिस। तो सिंपल यहाँ क्लियर है कि कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, और फ्यूचर तो हो ही सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों, 95 का डी। ठीक, स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट 2018 केम इनटू फोर्स ऑन 96 का ए। ये आप पढ़ लिख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। स्पेसिफिक जो रिलीफ एक्ट 2018 का सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया था, उसका क्या मतलब था? तो 1 अक्टूबर 2018 कब से आया था। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ग्रांट क्या ग्रांट करता है? इसका भी आंसर आपको हम दिखाते हैं।
ठीक है, यहाँ बात कर रहा है एन एक्ट डिफाइन अमेंड एंड लॉ रिलेट सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। केवल अगर स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में बात कर रहा होता तो इसका आंसर हो जाता ये स्पेसिफिक रिलीफ ओनली। तो स्पेसिफिक रिलीफ ओनली तो बात नहीं कर रहा, सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। तो सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ में देखिए क्या हो जाएगा, दिखाते हैं आपको। देखिए, तो पहला इसका पार्ट क्या बात करता है, स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में, ये तो हो गया। देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या बात करता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये चैप्टर उसके अंदर है। तीसरा पार्ट क्या बात करता है, देखिए प्रिवेंटिव रिलीफ के बारे में। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड, मतलब स्पेसिफिक रिलीफ और प्रिवेंटिव रिलीफ। तो इसका आंसर हो जाए 97 का बी, बोथ स्पेसिफिक रिलीफ एंड प्रिवेंटिव रिलीफ। विच न्यू रेमेडी इंट्रोड्यूस बाय स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 2018, किसके द्वारा नई रेमेडी लाई गई, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ सारे में ही जाके। किसी दिन मैं आपको 2018 के अमेंडमेंट पे एक वीडियो ला दूंगा, क्या क्या न्यू अमेंडमेंट हुआ है, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पूरी तरीके से, या फिर क्या है 50-60% 2018 के अमेंडमेंट से एक तरह से चेंज आ गया। उन्होंने उसका पूरा प्रोस्पेक्टिव ही बदल दिया। पहले जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था वो मे था, अब सैल हो गया है। तो इसमें भी बहुत चेंज आया, और ये बहुत प्रोविजन में चेंज आए हैं। देखिए, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये नया प्रोविजन। देखिए अगर इसके में साइटेशन होंगी तो मैं आपको भी दिखा दूंगा। देखिए 20 में जो अमेंडमेंट किया गया है वो कब किया गया, 2018 में। अगर एक बेयर एक्ट होता पहले का प्रोविजन भी दिखा देता, इसमें नहीं दिया है। आप लोग अगर आपके पास ये कौन सा यूनिवर्सल का बेयर एक्ट होगा, लेक्सिस नेक्सिस का, उसमें पुराना प्रोविजन भी दिखा देगा, तो उस बहुत क्लियर हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो 98 का आंसर विल बी सी। रिलीफ ऑफ डैमेजेस आर कवर्ड अंडर। देखिए जो रिलीफ ऑफ डैमेजेस है, डैमेजेस के जो रिलीफ है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए जाते हैं, क्योंकि लिमिटेशन तो सिंपल रूल्स है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। इन रिलीफ ऑफ डैमेजेस मेरे मतलब से कंपनसेशन के बारे में बात कर रहा हो, तो कंपनसेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया जाता है। ठीक, 100 Special relief act 1963 deals with compensatory remedy, equitable remedy, both A and B and none of above। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 100 का बी, इक्विटेबल रेमेडीज। इक्विटेबल रेमेडी होना चाहिए, कंपनसेटरी रेमेडीज तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है। ठीक है, तो मैंने पेपर सॉल्व कर दिया। कोई भी डाउट हो आप लोग फ्री हैं कमेंट बॉक्स में पूछने के लिए। मेरे टेलीग्राम चैनल में मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई सजेशन हो वो भी आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोग बता दीजिएगा किस सब्जेक्ट पे लानी है, किस पेपर को सॉल्व करना है, वो भी मैं कर दूंगा। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू।